ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद अ टॉपिक विच इज कॉल्ड एज एरिस्टोटल्स फैलेसी. So the topic is named as Aristotle's fallacy. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. सो लेट अस रिलेट इट टू जनरल लाइफ. ऐसा करते हैं, हम लोग एक सरफेस ले लेते हैं. इस सरफेस पे एक बॉल है विच इज रोलिंग. तो मैंने इस बॉल को इनिशियल पुश दे दिया, राइट, एंड देन ये जो बॉल है इट विल गो एंड स्टॉप समवेयर. तो ये जो बॉल है इट विल स्टॉप मूविंग. बेसिकली इट विल नॉट कंटिन्यू इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. मतलब कंटिन्यूसली कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता नहीं रहेगा, राइट. इसका मतलब अगर उस ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करते रहना है तो एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कंटिन्यूसली, राइट. दैट इज व्हाट वी कॉल एज एरिस्टोटल्स फैलेसी. मतलब the idea is this: an external force is required to keep a body continuously moving. But moving means, like, what I am saying is यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए. यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर ऑब्जेक्ट को मूव होते रहना है तो एक कंटिन्यूस फोर्स होना चाहिए. दैट इज व्हाट वी ऑब्जर्व इन रियल लाइफ. हम लोग रियल लाइफ में ये ऑब्जर्व करते हैं. एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. जैसे अगर आपने कभी वो गेम खेला होगा, बॉलिंग बोलते हैं, तो उसको आप बॉल को अगर कम फोर्स से थ्रो करोगे तो बॉल जाके वो जो कुछ रखा होता है उसको हिट नहीं कर पाएगा. इट विल स्टॉप. बाय द वे, उस सरफेस पे फ्रिक्शन कम होता है फिर भी इट विल स्टॉप. ओके, देन अदर थिंग, क्रिकेटर बैट्समैन ने बॉल को मार दिया तो वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करता. इट डजंट कीप ऑन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. इट शुड आइडियली. न्यूटन्स फर्स्ट तो ये बताता है ना लोगों को, everybody remains at rest or keeps moving in uniform motion, right, unless it is acted upon by an external unbalanced force. तो एरिस्टोटल का भी वो ही बोलना था कि यू नीड अ फोर्स. आपको कंटिन्यूसली एक फोर्स लगाते रहना पड़ेगा अगर एक ऑब्जेक्ट को आपको कंटिन्यूसली मोशन में रखना है तो, राइट. तो एरिस्टोटल गलत था क्या? नहीं. एरिस्टोटल वाज जस्ट talking about what he observes in real life. But then गैलीलियो ने बोला कि अगर रेजिस्टिव फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है, फॉर एग्जांपल बॉल मूविंग ऑन अ फ्लोर, देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू, राइट, बिटवीन बॉल एंड द फ्लोर, राइट. सो इफ देयर इज अ अपोजिंग फोर्स, अगर वहां पे अपोजिंग फोर्स है तो उस केस में कंटिन्यूस फोर्स अप्लाई करते रहना पड़ेगा अगर ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो. So for an uninterrupted motion of an object, right, an additional unbalanced external force has to be applied if there is resistive or opposing force. Opposing force, अगर opposing force नहीं है, मतलब मैंने ऐसा surface बना दिया जहाँ friction ही नहीं है, उसके बाद फिर क्या होगा? उस पर अगर एक बॉल को मैंने just push दिया little, it will keep on moving. So you don't need any extra force now, right? So that is what we call as Aristotle's fallacy. तो बहुत simple statement है. It just tells you an external force is required to keep a body in uniform motion. So it states that an external, actually ऐसा होना चाहिए था, an एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए था, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स कभी भी मोशन जनरेट नहीं करते. मतलब अगर मैंने एक बॉल को, इस बॉल को दोनों डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लगा दिया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दिया, तो दिस बॉल विल नॉट मूव, राइट, इट विल नॉट मूव. तो इट स्टेट्स दैट एन एक्सटर्नल फोर्स is required
to keep a body in uniform motion, right? Because this is what you observe in real life. For example, for example, a ball moving on a surface, needs a force, needs an external force continuously होना चाहिए, needs an external force to keep moving, right? If you don't keep applying force continuously, the ball will stop basically, right? But then Galileo came. साइंस में ये अच्छा होता है, एक ने कुछ बोला तो दूसरा आगे बोलेगा you are wrong, so but you cannot say you are wrong, you have to prove, आपको प्रूव करना पड़ेगा why wrong. So Galileo said or showed basically that all the objects stop moving because of some opposing force, of resistive force बोलते हैं जिसको, showed that all the objects stop moving because of some opposing or resistive force in bracket S लिख रहा हूँ because there can be more than one resistive force. For example, a ball moving on the floor, you may have friction between ball and the surface, and you may also have air which is opposing the motion. ऐसा भी हो सकता है, right? Okay, so there can be more than one forces. Thus, in reality, for an uninterrupted uniform motion, you need external force continuously. पहले example लेते हैं. For example, a ball moving on a surface has an opposing force in the form of friction. वहाँ पे एयर ड्रैग भी हो सकता है, एयर रेजिस्टेंस भी हो सकता है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट एट दिस मोमेंट. Hence, to overcome these resistive forces, resistive or opposing forces, an external force is needed. In order to keep object moving. In order to keep object moving. तो बहुत सिंपल है, सिर्फ रियल लाइफ से रिलेट करना है, राइट? तो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, ये जो एरिस्टोटल्स फैलेसी आया, इसका ही रिजल्ट है दैट यू हैव न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, स्पेसिफिकली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. So let's just see what is Newton's first law of motion. Newton's laws of motion. Interesting and simple. Right. So if you start with first law, how to remember first law, how to understand first law, बहुत simple है. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को टेबल पे रखा हुआ है. The object is not moving. Why not moving? Why it is not moving? Because Newton's first law क्या बताता है हमको? Every object continues to be in state of rest or in uniform motion
unless it is acted upon by an external unbalanced force, right? So that is what is first law. ये तो आप रियल लाइफ से इजीली कनेक्ट कर सकते हो. अभी आप लेक्चर देख रहे हो, आपके बाजू में पेन पड़ा होगा, इट इज एट रेस्ट नॉट मूविंग, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. टेबल पे ग्लास रखा होगा, इट इज नॉट मूविंग, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, राइट? सो देयर आर फिजिक्स इज ऑल अराउंड यू, सो फर्स्ट लॉ तो कभी भूलना ही नहीं है. तीनों लॉ इजी है. सो व्हाट यू कैन से इज एवरी ऑब्जेक्ट continues to be in state of rest, continues to be in a state of rest or of uniform motion. देखो ऐसा है कि जानबूझ के मैंने स्पेस छोड़ा यहाँ पे. some books use fancy words, बहुत फैंसी वर्ड्स यूज करते हैं वो लोग. फॉर एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में आज मैं पढ़ रहा था, तो एवरी इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, कोई जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट है, ओके. एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन सफिशिएंट. फिर वो बोलते हैं यूनिफॉर्म अनएक्सेलरेटेड मोशन. हाँ, तो जब मैंने यूनिफॉर्म मोशन बोला, उसका मतलब ही था कि वहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, राइट? ओके, सो यू कैन जस्ट राइट every object continues to be in state of rest or of uniform motion. कब तक? unless it is acted upon by external unbalanced force or forces, right? तो ये ब्रैकेट में ऐसे लिखता हूँ, मतलब कैन बी वन और मोर फोर्सेस, ओके. एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, वो टेबल पे रखा हुआ है, इट इज नॉट मूविंग. फिर मैंने इस पे फोर्स लगा दिया, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये अनबैलेंस्ड है क्योंकि बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड से मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया. सो यू हैव जस्ट वन फोर्स F1 which is applied on that object, so it will produce motion. so state of rest को change करेगा वो, right? और अगर state of uniform motion है, अगर ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा था, फिर मैंने एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया उसको, हाँ, तो फिर उस केस में भी वो वेलोसिटी चेंज करेगा, मतलब एक्सेलरेशन आएगा वहाँ पे. सो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेसिकली. सेकेंड लॉ बहुत इजी है. सेकेंड लॉ इज F is equal to ma. Force is mass into acceleration, right? but force equal to mass into acceleration ये बेसिक डेफिनेशन से डिराइव होके आता है. बेसिक डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो सुन लो अच्छे से, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम P से डिनोट करते हैं विद अ वेक्टर ऑन इट, बिकॉज लीनियर मोमेंटम इज मास टाइम्स वेलोसिटी. वेलोसिटी वेक्टर है तो लीनियर मोमेंटम डेफिनेटली वेक्टर होगा. यू कैन नॉट हैव vector on one side and scalar on the other side in physics. Possible in physics and mathematics भी possible नहीं है. So you should know linear momentum is mass times velocity, so vector है. तो second law क्या होता है हमको? rate of change of linear momentum. जब भी rate of change of आया, मतलब how momentum is changing with respect to time, derivative आ गया यहाँ पे. So rate of change of linear momentum is directly proportional to applied force, external applied force, right? Rate of change of linear momentum is directly proportional to external applied force. तो मैंने ऐसा लिखना चाहिए था, मैंने प्रोपोर्शनलिटी नहीं लिखते हुए डायरेक्टली इक्वल टू लिख दिया, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मैंने 1 कर दिया क्योंकि वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. सो आइडियली आई शुड हैव रिटन लाइक दिस. फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के मैं लिखता सम कांस्टेंट के इनटू F, right? Because when you remove the sign of proportionality you put a constant. ऐसा यूनिट में कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम लोग लिखते ही नहीं है. सो डायरेक्टली लाइक दिस.
राइट. सो बहुत सिंपल डेफिनेशन है. रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum of a rigid body is directly proportional to external applied force and takes place in the direction of applied force. तो ये जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज होना, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है. मोमेंटम चेंज होना मतलब उसका डायरेक्शन चेंज होना. तो डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है वो किसके डायरेक्शन में होगा? अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में होगा. राइट. क्यों? बाय डेफिनेशन. इसको और डिटेल में समझाता हूं मैं. बेसिक्स देखो ऐसा है. अभी सेकंड लॉ बोलता क्या, पहले वो लिख लेते हैं. इट टेल्स यू अ वेरी सिंपल थिंग. इट जस्ट सेज rate of change of linear momentum, rate of change of linear momentum of a rigid body is directly proportional to what? Is directly proportional to what? Is directly proportional to applied force basically. So it is directly proportional to applied force. And this change takes place in the direction of applied force. Takes place in the direction of applied force. Extremely simple idea, right? अब ये it takes place in the direction of applied force का मतलब क्या? The idea is this. Suppose हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जो मूव हो रहा था with some velocity v1. तो इनिशियल मोमेंटम क्या था? p1 इक्वल टू mv1. अब मैंने एक फोर्स लगा दिया in the direction of motion, right? Now I have applied another force, an external force in the direction of motion. तो अब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो गया v2 बार, तो मोमेंटम हो गया p2 इज इक्वल टू mv2 बार. तो चेंज इन मोमेंटम क्या है? डेल्टा p क्या है? p2 बार माइनस p1 बार. मतलब क्या? mv2 बार माइनस v1 बार. राइट. तो ये जो मोमेंटम में चेंज आया है, ये मोमेंटम का चेंज डेल्टा p और अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा. दैट इज व्हाट इट सेज. The rate of change of linear momentum of a rigid body is proportional to applied force, and this change in the momentum takes place in the direction of applied force. अगर मैंने फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया होता तो फिर रेट ऑफ चेंज भी अपोजिट डायरेक्शन में होता. राइट. तो दैट इज व्हाट इट मींस. तो बेसिकली उसको और सिंपल करना चाहो अगर आप, तो व्हाट इट मींस, इसका मतलब ये होता है रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करना. हमारे पास अभी अगर आप फुटबॉल खेलते होंगे या फिर क्रिकेट भी खेलते होंगे. क्रिकेट क्यों? क्योंकि ये इंडियंस के साथ कनेक्टेड है. द थिंग इज ऐसा है, वो जो आजकल दिलशन बहुत कुछ एक नया स्ट्रोक खेलता है, तो यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स. पीछे भी सिक्स मारते हैं आजकल लोग, तो पहले पॉसिबल नहीं था. ऐसा पॉसिबल था, टेक्निक नहीं थी वैसी. द आइडिया इज, क्योंकि उस केस में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बॉलर है, मान लो बॉलर ने बॉल फेंक दिया, समझ लेना मलिंगा है, हाथ बड़ा है उसका. एनीवेज, राइट. देयर इज अ बैट्समैन हियर. अब बैट्समैन, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो बॉल का मोमेंटम है, ये मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है. राइट. अब बैट्समैन ने अगर पीछे मारा है, राइट, विकेट्स के पीछे मारा है, नॉट अपोजिट टू, या फिर नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ बॉलर बट इन द डायरेक्शन ऑफ विकेट कीपर बोल सकते हो. राइट. करेक्ट. तो उसने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ऐसे समझ लो, एक्सटर्नल फोर्स लगाया है. राइट. तो ये जो मोमेंटम चेंज होगा, वो मोमेंटम चेंज और फोर्स का डायरेक्शन सेम है. इसका मतलब क्या? इसका मतलब बॉडी ने मोमेंटम गेन किया, मतलब बॉडी ने वेलोसिटी गेन किया, क्योंकि मोमेंटम तो डायरेक्टली रिलेटेड टू वेलोसिटी है. तो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. राइट. ओके.
So rate of change of momentum is proportional to applied force and it takes place in the direction of force. उल्टा किया होता, opposite direction में मारा होता, तो then there is more force required basically, because you are changing the momentum, you are changing the velocity, exactly opposite direction में object को भेजना है. Good, right? So in short, rate of change of momentum और force का direction same है. Mathematically speaking दिख रहा है equation में dp by dt is f. हाँ, तो जो डायरेक्शन dp का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का वही डायरेक्शन फोर्स का, सिंपल लैंग्वेज, राइट. बट हमने क्या सीखा, हमको हमेशा ये पता होता है कि न्यूटन सेकंड लॉ मतलब फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन, ये इसी से आता है. कैसे? बट मोमेंटम इज व्हाट? मास इंटू वेलोसिटी. दिस इज व्हाट वी नो, राइट. सो f bar इक्वल टू d by dt of mass into velocity, because momentum is mass times velocity, correct. फिर डेरिवेटिव का रूल, जब आप दो वेरिएबल्स पे, यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है, मास कांस्टेंट है, तो मैं इसको सिंपल रखता हूँ. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कीप मास कांस्टेंट, टेक डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. आपको याद होगा मैंने ये रूल बताया था, जब आप दो फंक्शंस का डेरिवेटिव लेते हो, एक को एज इट इज रखते हो, दूसरे का डेरिवेटिव लेते हो, प्लस दूसरे को एज इट इज रखते हो, पहले का डेरिवेटिव लेते हो, ये रूल है. बट व्हाट वी नो इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इज जीरो. मास क्यों चेंज होगा ना? अभी 250 ग्राम का बॉल है, उसको तुम आगे मारो पीछे मारो कहीं भी मारो, वो 250 ग्राम ही रहने वाला है ना, मास नहीं चेंज होता, तो मास विल रिमेन सेम. तो एफ बार इज इक्वल टू मास, और आपको पता है dv by dt क्या होता है? एक्सेलरेशन, राइट. और दूसरा टर्म तो वैसे भी जीरो हो गया, इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. सो न्यूटन्स सेकंड लॉ एक्चुअली it tells you rate of change of linear momentum is proportional to force, but वो derive करते करते हमको मिल जाता है force is product of mass into acceleration. As a consequence, इसका consequence क्या हुआ? इसका consequence ये हुआ कि F equal to ma ने आपको दे दिया mass का definition. So mass can be loosely defined as ratio of force applied to an object to that of acceleration produced due to the applied force. अगर मैं force apply कर रहा हूँ तो body में acceleration produce होगा, तो इन दोनों का ratio that is defined as mass, which is called as inertia, वो हम लोग देखेंगे, inertia in linear motion, right? Good. तो easy है, concepts are very easy, simple. अब आ गया third law, very good. Newton's third law, easy and good. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. ये बताता है कि फोर्स या फिर एक्शन है ना, फोर्स कभी भी पेयर में एग्जिस्ट करता है. सो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मतलब फोर्स हमेशा कपल होता है. मतलब अभी आप बेंच पे बैठे हो, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट टेबल पे रखा है या आप बेंच पे बैठे हो, राइट. So this object is exerting force on the table, you are exerting force on the bench or chair, right. This table exerts equal and opposite force, right, on the object, which is called as normal reaction, sometimes denoted by n, sometimes denoted by r. Okay, so normal reaction. Good. तो आप जिस चेयर पे बैठे हो वो भी आप पे नॉर्मल रिएक्शन exert करता है. Interestingly, when I ask students, why do you feel you have weight? मास तो होता ही है, मास तो है ही हमारे पास, बट वेट mg जो आप मेजर करते हो, वजन काटा पे खड़ा हो जाते हो, you say my weight is 70 kilogram. Actually what you are saying is it is 70 kgwt. When you say 70 kilogram, you are specifying half, not complete. Why? Because kilogram is not weight, it is mass. Anyways, apart from that, वो हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है. बट normally why do we feel weight?
इट इज नॉट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. ओके, ये ग्रेविटी की वजह से नहीं है. डेफिनेटली ग्रेविटी की वजह से हम लोग नॉर्मल, सी द थिंग इज, जब हम एक फ्लोर पे खड़े हैं तो वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द फ्लोर एंड द फोर्स इज अप्लाइंग नॉर्मल रिएक्शन ऑन टू अस. तो जब आप वजन कांटे पे खड़े होते तो भी वही हो रहा है. यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दैट weighing machine and weighing machine is applying normal reaction, opposite, equal and opposite, right? So yes, so you feel this weight because of normal reaction. वो हम आगे देखेंगे डिटेल्स में. So third law tells you that to every action there exists equal and opposite reaction, right? Good. इसका मतलब अगर आप दीवार पे पंच कर रहे हो गुस्से में, एक्शन, दीवार ने भी आपको रिएक्शन किया, होता है वो, राइट? और एक चीज है इम्पोर्टेंट, फिर यहाँ पे ये जो फोर्सेस है, नॉर्मल रिएक्शन और वेट, ये कैंसल आउट क्यों नहीं होते? इक्वल और अपोजिट है, कैंसल आउट होने चाहिए. मतलब नेट फोर्स तो जीरो मिलना चाहिए, नहीं मिलता. क्यों? हाँ, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस अलग अलग ऑब्जेक्ट पे है. ओके, एक्शन टेबल पे है, रिएक्शन ऑब्जेक्ट पे है, right? So don't be under impression that these two are equal and opposite. कैंसिल होना चाहिए. कैंसिल नहीं होता. कैंसिल कब होता है? जब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं एक ऑब्जेक्ट को राइट साइड से और लेफ्ट साइड से 10 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूँ तो कैंसिल होता है, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं इसलिए. बट जब हम लोग एक्शन रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो एक्शन एक ऑब्जेक्ट पे है, रिएक्शन दूसरे पे है. तो दिस इज व्हाट यू शुड नो, और हम लोग नोट डाउन करेंगे बाद में. The third law is very simple thing. It just tells you to every action there exists equal and opposite reaction. To every action, force, there exists equal and opposite reaction. अगेन फोर्स, तो एक्शन भी फोर्स, रिएक्शन भी फोर्स. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल है, फोर्स एग्जिस्ट इन कपल. तो वो हमेशा कपल होगा, सिंगल नहीं हो सकता है. वो एक्शन रिएक्शन है तो, राइट. नाउ हमने ये जो तीन लॉज देखे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, हम लोगों को देखना है what insights we are getting from it. Insight मतलब हमको क्या समझा, what importance of these laws we have understood, right? So let's see why these laws are so important and what insights we have obtained. Importance of Newton's first law of motion. थोड़ा सा ये चैप्टर इनिशियली थियोरेटिकल है, so you have to cope up with theory. We cannot do anything, right? सबसे पहला चीज हमने क्या समझा? सबसे पहले तो आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ याद रहना चाहिए. एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा. अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है तो मूव होता रहेगा अलोंग द सेम लाइन, डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा, राइट? कब तक? जब तक आप एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक. सिंपल. इसका मतलब ये, मैं दो ऑब्जेक्ट लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग स्ट्रेट लाइन, राइट? ये दोनों के दोनों का अगर स्टेट चेंज करना है, मतलब रेस्ट पे ऑब्जेक्ट है उसको मूव करना है, और जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उसका स्पीड चेंज करना है, या तो उसको रेस्ट पे लाना है, राइट? करेक्ट. तो पहला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, उसको मूव करना है. दूसरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, उसका वेलोसिटी बढ़ाना है या डायरेक्शन चेंज करना है, या तो उसको स्टॉप करना है. दोनों केसेस में एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगेगा. इसका मतलब ये कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ये कोई तो डिफरेंट स्टेट्स है ही नहीं, ये इक्विवेलेंट स्टेट्स है, राइट? सो दीज टू आर इक्विवेलेंट स्टेट्स. मतलब मैं स्टेट ऑफ रेस्ट को भी स्टेट ऑफ मोशन बोल सकता हूँ. सिर्फ उसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, राइट? सो फर्स्ट लॉ
shows that there is equivalence between state of rest and state of uniform motion. Uniform motion, मैं एक्सीलरेटेड मोशन की बात नहीं कर रहा. अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है तो, और जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो, ये दोनों इक्विवेलेंट है, राइट. क्यों? क्योंकि दोनों का स्टेट चेंज करने के लिए हमको एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स चाहिए, राइट. करेक्ट. फिर डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों में डिफरेंस है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, हम we are standing outside the house, standing, not moving, standing. एक गाड़ी दिख रहा है मुझे, let us say there is some sedan, एक कार खड़ा है, स्टेट ऑफ रेस्ट है, मेरे लिए स्टेट ऑफ रेस्ट है. कोई और पर्सन अगर मूव हो रहा होगा, if there is another observer which is moving, right, moving in a car, राइट, जब वो बाहर देखेगा तो उसको क्या दिखेगा? उसको ये नहीं लगेगा कि वो मूव हो रहा है, उसको लगेगा कि वो व्हीकल जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है. मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ये बेसिकली डिपेंड करता है ऑन द चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. आप कहाँ से मेजर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है ये, राइट. तो दिस इज वेरी डीप थिंग. आई मीन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमको बहुत कुछ बताता है. The thing is, you just have to give it a deep thought. So first thing that we learn from Newton's first law is this. It shows an equivalence between state of rest and state of uniform motion and state of uniform motion. अब यहाँ पे along a straight line मेंशन करना जरूरी है. क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सीख के रखा है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है, इसलिए तो हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का इक्वेशन डेवलप किया था. तो एवरी वर्ड विल मैटर, राइट. अगर मैंने बोल दिया स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अरे हाँ, पर सर्कुलर मोशन भी यूनिफॉर्म था, पर वो मोशन जो है वो एक्सीलरेटेड होता है, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो जब मैं बोलता हूँ यहाँ पे इट शोज एन इक्विवेलेंस बिटवीन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं हो रहा, राइट. ओके, सो why these two are equivalent? As both need external unbalanced force, both need external unbalanced force to bring a change in their states, to bring a change in their states, in their respective states, of course, right. Correct. तो इसका मतलब hence state of rest can also be referred as state of rest can also be referred as state of motion, can also be referred as state of motion. The only distinction is what? The only distinction is the frame of reference. So the distinction between state of rest and state of motion, uniform motion, the distinction between state of rest and state of uniform motion, lies in the choice of frame of reference. Lies in the choice of frame of reference. फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब बहुत सिंपल,
जहाँ से हम उस सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ पे ओरिजिन सेट कर दो, राइट। वहाँ से हम हर चीज़ मेजर करने वाले हैं, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आगे आएगा व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डेफिनेशन, जस्ट डेफिनेशन, बिकॉज ज़्यादा डिटेल तो है नहीं वो। व्हाट सेकेंड इनसाइट वी हैव लर्नड, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, रेस्ट पे रहेगा। ऑब्जेक्ट लीनियर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, होता रहेगा। कब तक? जब तक फोर्स अप्लाई नहीं किया हमने। तो फोर्स क्या है फिर? तो फोर्स ये एक एंटिटी है या एक फिजिकल क्वांटिटी है जो चेंज लाता है, which brings a change in the state of motion of a body, or it controls the motion of a body। क्योंकि फोर्स ही तो कंट्रोल करेगा ना। एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है मेरे तरफ, मुझे रोकना है, तो मैं अपोजिट फोर्स लगाऊंगा तब रुकेगा वो, राइट। सो इट डिफाइंस, फर्स्ट लॉ डिफाइंस, इट डिफाइंस force as a physical quantity as a physical quantity which brings change in state of motion of an object, state of motion of an object, right। then इसका मतलब ये है, force is something that controls the motion of an object, okay। hence force controls the motion of an object, which is true basically। next, right। so what next insight do you get? You see, if you want to understand physics, if you want to do well in physics, बहुत सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। You should be always full of questions like, तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रेस्ट पे क्यों रहेगा, क्यों नहीं मूव होगा, राइट। और मूव हो रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इन द सेम डायरेक्शन, तो उसका स्टेट चेंज क्यों नहीं होगा, उसका वेलोसिटी चेंज क्यों नहीं होगा, उसका डायरेक्शन चेंज क्यों नहीं होगा, किसने रोका? व्हाट इज दैट थिंग व्हिच इज स्टॉपिंग, राइट। तो ये जो टेंडेंसी होती है बॉडी की, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज चेंज इन इट्स स्टेट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। इसके लिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, सिंपल, लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट। हाँ, तो फर्स्ट लॉ इनर्शिया डिफाइन कर देता है, मतलब देयर इज सम physical quantity which is stopping the object to change its state of motion or state of rest, right, and that is called as inertia। And in straight line, for straight line motion, mass provides inertia, so that is called as inertial mass। क्योंकि और कुछ तो है नहीं ना ऑब्जेक्ट के पास, क्या है, और ऑब्जेक्ट है और उसके पास क्या है, मास ही तो है, और क्या है उसके पास। सो दैट इज द ओनली थिंग विच कैन स्टॉप द चेंज इन द स्टेट, और कोई तो स्टॉप कर नहीं सकता, राइट। सो फर्स्ट लॉ डिफाइंस, इट डिफाइंस इनर्शिया। इनर्शिया मतलब टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट, to oppose the change as a quantity। It defines inertia as a quantity, physical quantity, as a physical quantity which opposes the change in the state, right, okay। more specifically, अभी हमारे पास जैसे बताया, for a straight line motion mass is inertia, for an object moving in straight line, mass is, or mass
provides inertia. Mass provides inertia and is defined as mass को कैसे define किया था हमने, as is defined as ratio of magnitude of force, defined as the ratio of magnitude of force to that of magnitude of acceleration, to that of magnitude of acceleration. तो फर्स्ट लॉ ने मास को भी डिफाइन कर दिया, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, जस्ट मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि मास स्केलर क्वांटिटी है तो आई कैन नॉट बेसिकली राइट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फोर्स एंड वेक्टर एक्सेलरेशन, राइट? ओके, तो सिमिलरली जैसे आपने फर्स्ट लॉ के इम्पोर्टेंस देखे, वैसे ही इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ भी है. Importance of Newton's second law of motion. एक्चुअली ये मास का डेफिनेशन जो है वो सेकेंड लॉ से आता है, बट एनीवेज हमने फर्स्ट में इंक्लूड कर दिया क्योंकि इनर्शिया बताना था मुझे, तो डजंट मैटर रियली, सो इट्स ओके, राइट? व्हाट डज सेकेंड लॉ गिव? सेकेंड लॉ के लिए मैं एक ही चीज बताऊंगा कि सेकेंड लॉ ने हमको फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दिया है, मैथमेटिकल इक्वेशन दिया है, दैट्स इट, एंड व्हिच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. देयर आर अदर 2 पॉइंट्स बट दे आर नॉट रियली रिलेवेंट, तो एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, सो विल जस्ट नोट दैट. सो इट गिव्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन for force as rate of change of linear momentum, rate of change of linear momentum. Okay, so easy है. I just feel this is the only important thing which you can take out from Newton's second law. Newton's third law का importance भी easy है. There are 2 points that you can take out because it is related to action and reaction. तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, 2 मैंने बता दिया आपको सिखाते, बट जस्ट वी हैव टू नोट इट डाउन. सो इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ. वैसे मैंने क्या बताया था आपको? मैंने ये बताया था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. मैंने आपको ये बताया था कि एक्शन रिएक्शन दे आर पेयर्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. दूसरा, नेट फोर्स 0 नहीं है क्योंकि एक्शन अलग ऑब्जेक्ट पे है, रिएक्शन अलग ऑब्जेक्ट पे है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे. ओके, just a minute, I think, yeah, nothing, no problem, yeah. So third law defines action and reaction as a pair of forces. So it defines action and reaction as a pair of equal and opposite forces acting along the same lines. वैसे ये बोलने की जरूरत नहीं थी, इक्वल एंड अपोजिट बोल दिया तो अलॉन्ग द सेम लाइन ही होगा. इट cannot have 2 forces which are equal and opposite and acting in 2 different directions, वो तो होता ही नहीं है. So okay, action and reaction forces are always on different objects. So these 2 things we have learned, action and reaction
forces are always on different objects. अब इस केस में नोटेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, okay, so I'll just put a separate heading called as notation, क्योंकि हमको बाद में ये चीज बहुत लगने वाली है. देखो ऐसा है, मेरे पास एक टेबल है, मैं टी बोल देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट है, मैं ओ बोल देता हूँ इसको. ऑब्जेक्ट टेबल पे एक फोर्स अप्लाई करेगा, राइट? फोर्स एक्सर्टेड ऑन टेबल ड्यू टू ऑब्जेक्ट. ये याद रखना, जिस पे फोर्स लग रहा है वो पहले लिखते हो सफिक्स में, जो फोर्स लगा रहा है उसको बाद में लिखते हो. ये इंपॉर्टेंट है, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वो पहले, जो अप्लाई कर रहा है वो बाद में. सो दिस इज फोर्स ऑन द टेबल T ड्यू टू ऑब्जेक्ट O. तो मैं बोल दूंगा एक्शन, क्योंकि ये एक्शन है. फिर रिएक्शन क्या होगा? फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू टेबल. सो फोर्स, रिएक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट O ड्यू टू टेबल T. डेफिनेटली ये दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, बट दे आर acting on different objects, so there is no cancellation. So FTO and FOT are equal and opposite forces, but they do not cancel out. They do not cancel out. Why? Because they are acting on different objects. Do not cancel out since they are acting on two different objects. Two different bodies बोलना बेटर रहेगा इस केस में, राइट? तो it's time to revise what we have done so far. आज हमने एरिस्टोटल्स फैलेसी लिया. सिंपल है, ऐसा है कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को एक पुश दे दिया ऑन अ सरफेस, जैसे बॉल है, इट इज मूविंग बट आफ्टर सम टाइम वो मोशन स्टॉप हो जाएगा. इसका मतलब जो बॉल है वो उसका यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू नहीं कर सका. क्यों नहीं कर सका? बिकॉज दे आर रेजिस्टिव फोर्सेस, राइट? तो दैट इज व्हाट यू मीन बाय एरिस्टोटल्स फैलेसी. इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन अगर कंटिन्यू रखना है तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. देन वी वेंट ऑन स्टडिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. पहला लॉ बहुत सिंपल है, every object continues to be in a state of rest or of uniform motion unless it is acted upon by external unbalanced force. External unbalanced force होना चाहिए. बैलेंस फोर्स लगा दिया तो उसका स्टेट चेंज नहीं होता. सेकेंड लॉ, rate of change of linear momentum is directly proportional to the external applied force, and this change of momentum takes in the direction of applied force. Simple. तो F is dp by dt, बट हमको पता है मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, तो मैंने वो सब्स्टिट्यूट कर दिया. डेरिवेटिव का u इंटू वी का रूल लगा दिया, मतलब दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव का रूल लगाया. मास को मैं ऐसे लिख सकूंगा, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लूंगा, प्लस वेलोसिटी को ऐसे लिख सकूंगा, मास का डेरिवेटिव लूंगा. मास का डेरिवेटिव तो जीरो आएगा विद टाइम, बिकॉज दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट लाइक ह्यूमन. हम लोग अपना मास गेन करते रहते हैं, लूज करते रहते हैं. वो ऑब्जेक्ट है, उसका वैसा कुछ नहीं होता. उसको चिंता नहीं है इफ आई एम फैट और थिन. ओके,
it is only just related to human that is required for us. So आप अगर ऐसा dm by dt equal to 0 for human is not true, you know. So dm by dt for human depends from human to human. आप कितना gain कर रहे हो कितना loss कर रहे हो उसके ऊपर है. So strictly speaking, and also kind of a joke, you need to understand dm by dt only for an object that is zero. No, mass is not changing with time. Okay, so dv by dt जो यहाँ दिख रहा है हमको, that is acceleration. So force is mass times of acceleration. Then third law is again simple. To every action there is equal and opposite reaction. Everything आपके डेस्क पे बुक रखा है ना, तो वो बुक भी उस डेस्क के ऊपर एक्शन कर रहा है और वो डेस्क उस बुक पे रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है. Okay, so then we have just studied what are the importance of Newton's first law of motion. What insight do you get? What do you understand? So ये तो theory part है. You can just read by your own and revise things.